लगभग 15 साल पहले दमयंती जी ने अपने बेटे उदयराज की शादी बहुत ही शान शौकत के साथ की थी। आखिर इकलौता बेटा जो था, ऊपर से दमयंती जी और उनके पति प्रेम शंकर जी अपने शहर के जाने माने रईस बिजनेस फैमिली में से एक थे। धीरे धीरे बेटा उदयराज पूरी तरह से पिता के कारोबार पर एकाधिकार करता चला गया। उम्र काफी ज्यादा हो जाने के कारण पिता ने भी अब रिटायरमेंट ले ली थी और वो अब घर पर ही रहते थे। अभी 2 साल पहले ही प्रेम शंकर जी का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। अब दमयंती जी अकेली पड़ गई थी। बेटा अपने कारोबार में व्यस्त था, बहू अपनी किटी पार्टी में व्यस्त रहती थी। दमयंती जी के लिए किसी के पास बिल्कुल समय नहीं था। दमयंती जी की एक बेटी भी थी, गरिमा। उसकी अब कभी कभी दमयंती जी को बहुत याद आती थी, क्योंकि दमयंती जी और प्रेम शंकर जी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी बेटी गरिमा की शादी कर दी थी। उसे एक जिम्मेदारी समझकर जल्द से जल्द निपटा दिया था, ये सोचकर कि बेटियों को जितनी जल्दी उनके ससुराल विदा कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। घर परिवार और वंश तो बेटों से ही चलते हैं। इसलिए दमयंती जी ने शायद ये सोचकर बेटी से कभी कुछ खास लगाव रखा ही नहीं था कि वो दूसरे घर की हो चुकी है। लेकिन आज दमयंती ये चाहती थी कि उनकी बेटी उनके पास आए, उनके साथ कुछ वक्त बिताए। पर किस मुंह से वो अपनी बेटी को अपने पास आकर रहने के लिए कह दी, क्योंकि शादी के बाद जब वो मायके आकर कुछ दिन रहना चाहती थी तो माँ बाप का हमेशा यही कहना होता था, बेटी मायके तो बस 1-2 दिन के लिए मेहमान बनकर आया जाता है, बेटियों का असली घर उनका ससुराल ही होता है। और गरिमा ने फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही आना जाना कम कर दिया था। आज दमयंती जी अपने बड़े से फ्लैट के कोने में बैठी सुबह से खांस रही थी, लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उन्हें दवाई दे सके। दमयंती जी अपने ही घर में मेहमान से भी गई गुजरी स्थिति में रह रही थी। वो अधिकार पूर्वक उठकर कहीं से दवाई भी नहीं ले सकती थी। तभी उनकी बहू ने चिल्लाते हुए कहा, अजी सुनते हो, इन्हें यहाँ पर रखा ही क्यों है? ये दिन रात खांसती रहती हैं। सच में घर का माहौल खराब हो गया है। बहू की फटकार सुनने के बाद दमयंती जी किसी तरह अपना मुंह बंद करके खांसी रोकने की कोशिश करने लगी। तभी उनका बेटा उदयराज वहां पर आया और कहने लगा, देखो माँ, वैसे भी आप दिन भर घर के कोने में पड़ी रहती हो। आपकी उम्र भी हो चली है, तो आप अकेले तो रह नहीं सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि अब आप वृद्धाश्रम में रहने के लिए चली जाओ। वहां आपकी ही उम्र के और भी बहुत सारे बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे। उनके साथ सुख दुख की बातें करना, बढ़िया खाना भी मिलेगा, रहने की भी अच्छी सुविधा है। हम भी महीने में एक बार आपसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे और वहां आपका मन भी लगा रहेगा। यहाँ फ्लैट में अकेले रहने में आपको दिक्कत होती होगी। ये सुनकर दमयंती जी हैरान रह गईं। उनकी आंखों में पीड़ा के मारे आंसू आ गए और वो रूंधे गले से कहने लगी कि बेटा, अब तो मेरे हाथ पांव भी सही ढंग से काम नहीं करते हैं। अब तो शायद मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मुझे अपना बुढ़ापा तुम लोगों के बीच काटना है, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनकर उदयराज गुस्से में बोला कि मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये सुनकर दमयंती जी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे और वो कहने लगी कि तू मुझे हमारे शहर के पार वाले बंगले पर छोड़ा, मैं नौकर रख लूंगी। अपना सब कुछ तुझे देने के बाद भी भगवान की दया से मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि मेरा गुजारा हो जाएगा। ये सुनकर उदयराज गुस्से में बोला, कौन से बंगले की बात कर रही हो तुम? तुम्हें याद नहीं क्या? पापा के गुजरने के साल भर के बाद ही वो बंगला भी तुम मेरे नाम पर कर चुकी हो, और अब तो एक पार्टी से बात भी हो गई है। कुछ ही दिनों में मैं वो बंगला बेच भी दूंगा। ये सुनकर दमयंती जी हैरान रह गईं। अपने पति प्रेम शंकर जी के गुजरने के बाद धीरे धीरे उदयराज ने अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और माँ ने भी खुशी खुशी उसके नाम पर सारी संपत्ति कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था
सारी प्रॉपर्टी का वारिस तो आखिर उनका इकलौता बेटा ही बनेगा। उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद, अपने जेवर, सब कुछ बेटे के नाम कर दिया था। बस थोड़े से पैसे बैंक में बचा कर रखे थे। शायद कहीं ना कहीं उनके मन में भी अपने भविष्य के लिए कुछ चिंता थी। और आज वो दिन आ भी गया था और शहर के किनारे वाला बंगला वो उन्होंने अपने बेटे के नाम कभी नहीं किया था, क्योंकि यही वो पहली बड़ी प्रॉपर्टी थी जो उनके पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाई थी और पहली बार एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी की थी। इसलिए उस बंगले से दमयंती जी को कुछ खास ही लगाव था और उन्होंने सोचा था कि अपने जीते जी वो उसे किसी के नाम पर नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत प्यार से प्रेम शंकर जी ने वो बंगला दमयंती जी को अपनी मेहनत की कमाई से बनाकर गिफ्ट किया था, जिसका कि नाम भी दमयंती निवास था। दमयंती जी हैरान हो गईं कि वो बंगला उन्होंने कब अपने बेटे के नाम कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे किसी कागज पर साइन ही नहीं किए थे। फिर उदयराज ने अपनी पत्नी से कहा, माँ को हम अगले सप्ताह वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे, तो तुम इनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। दमयंती जी गुस्से से थर थर कांप उठी थी। वो 70 साल की हो चुकी थी, फिर भी उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं थी। बस उनके हाथ पैर कमजोर हो गए थे, तो उन्हें चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन बेटे के इस धोखे ने उन्हें बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। पूरे दिन ना तो उन्होंने खाना खाया, ना पानी पिया। शाम को अचानक से ही उनकी बेटी गरिमा उनसे मिलने के लिए आ गई थी। बेटी को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को रोते हुए देखकर गरिमा हैरान रह गई, तो दमयंती जी ने रोते हुए उसे सारी बातें बताईं। दमयंती जी ने अपनी बेटी के साथ कभी भी ज्यादा प्यार भरा व्यवहार नहीं किया था, क्योंकि वो सोचती थी कि बेटियां तो पराई होती हैं। लेकिन आज बेटी के कंधे पर सर रखकर रोते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रही हूँ। गरिमा ने कहा कि माँ, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ यहाँ ये सब हो रहा है। दमयंती जी हैरानी से बेटी का चेहरा देखने लगी। उन्हें तो खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन गरिमा को सब कुछ याद था। वो कहने लगी, माँ, भैया ने आपके साथ ये ठीक नहीं किया। तभी उदयराज भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, अच्छा, तो माँ बेटी दोनों मिलकर मेरी क्या शिकायत कर रही हो? गरिमा गुस्से में कहने लगी कि आपने धोखे से माँ का बंगला अपने नाम कैसे करवा लिया? तो उदयराज कहने लगा, पिछले 2 सालों से माँ की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ, इसलिए उस बंगले पर भी मेरा ही अधिकार है। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? अगर तुम्हें माँ की इतनी ही परवाह है तो एक काम करते हैं, वो बंगला मैं रख लेता हूँ और माँ की सेवा तुम कर लेना। नहीं तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। फालतू में बुढ़ापे में उनका बोझ कौन उठाएगा? फिर बेटी ने कहा कि माँ, तुम भैया की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी परवाह नहीं है तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। भैया भले ही मुझे ताना मार रहे हैं, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर उदयराज गुस्से से बोला, हाँ तो ले जाओ इन्हें, शौक से अपने साथ रखो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी ये यहाँ रहें या कहीं और, किसी काम की तो है नहीं। गरिमा का गला रूंध आया। वो भरे गले से बोली, माँ, अभी भी अपने बेटे से मोह बाकी है या मेरे साथ चलोगी? दमयंती जी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। उनका गला भर आया था। उनकी आंखों से तो आंसू न जाने कब से बहे जा रहे थे। बेटे को हमेशा उन्होंने सर्वोपरि समझा कि बेटा बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। ये सोचकर उन्होंने हमेशा उसे ज्यादा प्यार दिया और बेटी को तो विदा करके ही उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। उन्हें लगता था कि उन्होंने बेटी को कन्यादान के समय जो भी दिया वही उसके लिए काफी था। दमयंती जी ने सकुचाते हुए भरे गले से कहा, बेटी, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए अपने साथ रखना चाहती हो, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए बचा ही क्या है? मैं किस मुंह से तुम्हारे पास जाऊं? मैंने तो सब कुछ उदयराज के नाम कर दिया। ये सुनकर गरिमा अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, नहीं माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए मुझे,
बस और कुछ नहीं। मेरे पास रुपए पैसे इतने तो हैं ही कि हम आराम से खा पी सकते हैं। इससे ज्यादा रुपए लेकर करना ही क्या है। भगवान ने मेरे पति को इस काबिल बनाया है कि वो पूरे परिवार की देखभाल अपने दम पर कर सकते हैं। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जहां मेरी माँ के प्रति फर्ज निभाने से मुझे नहीं रोका जाएगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी माँ चाहिए। मैं बुढ़ापे में आपको एक सम्मान की जिंदगी देना चाहती हूँ, आपकी देखभाल करना चाहती हूँ, एक बेटी होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ। वैसे भी भले ही आपके लिए बेटी हमेशा पराई थी, लेकिन आप दोनों ने बहुत सोच समझकर एक अच्छे घर में मेरी शादी की है। तो भगवान की दया से मुझे मेरे ससुराल में किसी बात की कोई कमी नहीं है। बेटी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर दमयंती जी हैरान थीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस बेटी को उन्होंने पराई समझकर उसे कम प्यार दिया था, आज वही बेटी उनके बुढ़ापे में उनके साथ खड़ी थी। और बेटा, जिसे अपनी आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा समझकर उन्होंने उसकी परवरिश की, उससे लगाव बढ़ाया, आज वही नालायक साबित हो चुका था। खैर, दमयंती जी इस ठोकर से बहुत आहत हो गई थी। उन्होंने आंसू भरी आंखों से अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुम सुखी रहना। अब ये बूढ़ी माँ तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। और मेरी यही इच्छा है कि तुम आखिरी समय में भी मेरा चेहरा देखने मत आना। इतना कहकर उन्होंने गरिमा की हथेली थामी और धीमे कदमों से चलती हुई वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। गरिमा ने तन मन और धन से अपनी माँ की सेवा की। उसके ससुराल वालों ने भी कभी दमयंती जी को असहज महसूस नहीं होने दिया। कुछ दिनों में गरिमा ने अच्छे से उनकी सेवा करके उन्हें पूरी तरह से तंदुरुस्त कर दिया। वैसे भी उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। वहां हंसी खुशी वो अपनी बेटी के साथ रह रही थी। पर बेटे के दिए हुए जख्म उन्हें परेशान तो करते थे, लेकिन बेटी और दामाद का प्यार उनके जीवन का सुकून भी था। लेकिन अब दमयंती जी एक ठोस और कठोर निर्णय लेने की सोच रही थी और उन्होंने अपने बेटी दामाद से इस बारे में बात की। गरिमा ने बोला, माँ, ये ठीक नहीं रहेगा, वरना उदयराज को लगेगा कि मेरी नजर आपकी संपत्ति पर है। लेकिन दमयंती जी ने बोला, जिसे जो लगता है लगने दे, मैंने जो सोच लिया है वो सोच लिया। अगले ही दिन दमयंती जी ने वकील को बुलाया और उदयराज को नोटिस भिजवाया कि उसने धोखे से गलत कागजों पर साइन करवाकर दमयंती जी से बंगला अपने नाम करवाया है, तो चुपचाप से बंगला उनके नाम कर दे, वरना वो कोर्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। और फिर कोर्ट में दमयंती जी अपनी बाकी की संपत्ति पर भी दावा करके उस संपत्ति को भी वापस ले सकती हैं। ऐसा नोटिस देखकर उदयराज की हालत खराब हो गई। वो अपने हाथ से इतनी बड़ी संपत्ति जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने चुपचाप से बंगला वापस अपनी माँ दमयंती जी के नाम पर कर दिया। दमयंती जी ने अपनी बेटी गरिमा के साथ मिलकर उस बंगले को एक वृद्ध आश्रम में तब्दील कर दिया, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ ऐसे बुजुर्गों को शरण देती थी जो अपनी औलाद द्वारा सताए हुए होते थे और जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता था। दमयंती जी ने अपने समय में बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर रखी थी और आज उनकी वही सारी दोस्त उनके इस नेक काम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे और सबने अच्छा खासा डोनेशन दिया था दमयंती जी के वृद्ध आश्रम को चलाने के लिए। और साथ ही साथ उसमें जो बूढ़े बुजुर्ग रहने के लिए आते थे, उनमें से कई बुजुर्ग ऐसे होते थे जिनके पास पैसे तो होते थे, पर बेटे बहू उनकी अनदेखी करते थे, इसलिए वो वहां पर आ जाते थे। वैसे बुजुर्ग वृद्धाश्रम के संचालन के लिए योगदान करने से पीछे नहीं हटते थे। और फिर देखते ही देखते दमयंती निवास से वो बंगला दमयंती वृद्ध आश्रम में तब्दील हो गया। दमयंती जी ने अपने वृद्ध आश्रम के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया था, जिस पर लिखा था, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पूरा मान सम्मान और उनका हक दो, क्योंकि यहाँ आने वाले 90% से अधिक लोग बेटों के सताए होते हैं, ना कि बेटियों के। ये एक सत्य है। वृद्ध आश्रम सबके सहयोग से अच्छा चल रहा था और दमयंती जी कुछ वर्ष बाद इस दुनिया से जा चुकी थी।
लेकिन गरिमा उसे अब अच्छे से चला रही थी और कई संस्थाएं बढ़ चढ़कर उस आश्रम को चलाने में योगदान दे रही थी। देखते ही देखते कई साल बीत गए। उदयराज ने कभी अपनी बहन की खोज खबर नहीं ली और उदयराज ने जो घटिया हरकत अपनी माँ के साथ की थी, उसके बाद गरिमा ने भी भाई से कोई रिश्ता रखना सही नहीं समझा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 15 सालों के बाद एक दिन गरिमा अपने बेटे बहू की शादी की सालगिरह पर वृद्धाश्रम में मिठाई बांटने पहुंची थी, क्योंकि अब वृद्धाश्रम का काम उसकी बहू संभालती थी और गरिमा घर पर आराम करती थी। लेकिन आज उनकी शादी की सालगिरह थी, इसलिए गरिमा वृद्ध आश्रम आई थी। बहुत दिनों के बाद वहीं पर उसे उदयराज दिखाई दिया। उदयराज को वहां देखकर गरिमा हैरान हो गई। गरिमा को देखते ही वो भी पश्चाताप के आंसू बहाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना बहन। मैंने माँ के साथ जो किया वही मेरे बेटे ने भी मेरे साथ किया। मैंने माँ के बंगले के लिए माँ के साथ धोखा किया और बाद में मेरे बेटे ने भी मेरे साथ वही किया। आज ना तो मेरा बेटा मुझे अपने साथ रखना चाहता है और ना ही मेरी बेटी। लेकिन हमारी माँ खुशकिस्मत थी, उन्हें कम से कम तुम जैसी बेटी का साथ तो मिल पाया था। मैं अभागा हूँ, इसीलिए आज अपने माँ के बनाए वृद्ध आश्रम में खुद आ गया हूँ। वृद्ध आश्रम में मैं अपनी माँ को भेजना चाहता था, लेकिन समय का फेर देखो, आज मैं खुद वृद्ध आश्रम में हूँ। आज इस बंगले में मैं खुद एक बेसहारा बनकर रह रहा हूँ, जिस बंगले को मैं अपनी माँ से धोखा देकर हड़पना चाहता था। देखो, समय ने आज मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। मेरे बेटे और बेटी ने मिलकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। माँ का साथ तो तब भी तुमने दे दिया था मेरे धोखा देने पर, लेकिन मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। मेरे तो बेटे और बेटी दोनों ने मुझे धोखा दे दिया। शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है। ये कहकर उदयराज जोर जोर से रोने लगा। गरिमा ने पूछा, भाभी कहाँ है? तो उदयराज ने बताया, तुम्हारी भाभी भी यही थी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस वृद्धाश्रम को तुम्हारी बहू चलाती है, लेकिन हमने उसे कभी अपना परिचय नहीं दिया। कैसे नहीं पहचान लूंगा मैं अपने ही बंगले को, जिसमें हमारा बचपन गुजरा है। और देखो, आज उसी बंगले में हम एक बेसहारा बनकर रह रहे हैं। तुम्हारी भाभी पिछले साल गुजर गई। वो जब तक वृद्धाश्रम में थी, उसका मन छटपटाता रहता था, लेकिन मैंने अपने मन को यही सोचकर समझा लिया है कि ये मेरे किए हुए कर्मों का फल ही था। गरिमा उसकी दुर्गति देखकर सन्न रह गई थी, लेकिन उसके पास सांत्वना के कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि इसी इंसान ने उसकी बूढ़ी माँ को इतना तड़पाया था, जिसे वो कभी भूल नहीं सकती थी। इसलिए वो आंखों में आंसू लिए हुए बिना कुछ बोले वहां से वापस चली आई। आज वर्षों बाद उदयराज को इस हालत में देखकर गरिमा ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इंसान के पास जब तक ताकत और जवानी रहती है, उसे लगता है कि दुनिया उसके कदमों में है और उसे कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमता है, तो सबको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, क्या गरिमा को अपने भाई उदयराज को माफ करके रिश्ते फिर से सुधार लेने चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।